नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। मेरठ दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सीसीएस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगी और 35वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगी राज्यपाल। 201 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल भी उनके द्वारा बांटा जाएगा। और मेरठ दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सीसीएस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंच रही हैं राज्यपाल। और ये 35वां दीक्षांत समारोह है इस विश्वविद्यालय का। 201 मेधावी छात्रों को इस दौरान वो गोल्ड मेडल भी बांटेंगी। और इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मेरठ दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सीसीएस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो टीएन मिश्रा, मेरठ दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीसीएस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वाली हैं, और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं मेरठ में उनके? मनीषा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विश्वविद्यालय छात्रों को जितने दीक्षांत समारोह होते हैं हर जगह जाने पूरी कोशिश करती है। अगर उनके पास टाइम होता जाती है और छात्रों को उत्साहित करती है। सरकार को भी चाहती है कि विश्वविद्यालयों की स्थिति और बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही लगातार हो। तो मेरठ से आज विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह 25वां दीक्षांत समारोह है, उसमें आज पहुंच चुकी है और 10:30 बजे उनका दीक्षांत समारोह शुरू होगा, जिनसे 201 मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल बांटेंगे। उसमें छात्रों को भविष्य में कैसे उनका बेहतर भविष्य हो, आगे वो क्या कर सकते हैं, ये रूपरेखा वो बताती है छात्रों को कैसे उनका फ्यूचर बेहतर होगा, किस तरह उनको और अच्छा काम करना चाहिए और कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और विश्वविद्यालय कुलपतियों को और प्रोफेसर को भी पढ़ाई के लिए ज्यादा प्रेरित करती है कि छात्रों के भविष्य के लिए जो है रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स लाए, जिससे कंसर्न नौकरियां लोगों को मिले और छात्र जो है जिस पढ़ाई के सीमित रहे बाद में रोजगार भी मिले और रोजगार परक शिक्षा पर लगातार राज्यपाल जोर दे रही है। ठीक है टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 35वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और 201 मेधावी छात्रों को इस दौरान गोल्ड मेडल भी उनके द्वारा बांटा जाएगा। तो मेरठ दौरे पर है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस वक्त ये बड़ी खबर है, जानकारी जिससे संबंधित तमाम जानकारी को हमारे सहयोगी ने भी हमारे साथ साझा किया। और कार्यक्रम में पहुंचेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस दौरान 201 छात्रों को उनके द्वारा गोल्ड मेडल वितरित किए जाएंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की कन्नौज से सामने आ रही है, जो कि कन्नौज दौरे पर है अखिलेश यादव। तो पूर्व एमएलए को कन्नौज पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे अखिलेश और अनिल दोहरे के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। तो कन्नौज दौरे पर हैं अखिलेश यादव। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पूर्व एमएलए अनिल दोहरे को श्रद्धांजलि देंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो कन्नौज का दौरा रहने वाला है अखिलेश यादव का और पूर्व एमएलए को इस दौरान वो श्रद्धांजलि देते हुए नजर आने वाले हैं और उसके बाद वो अनिल दोहरे के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। तो कन्नौज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कन्नौज दौरा है अखिलेश यादव का और इस दौरान वो पूर्व एमएलए अनिल दोहरे को श्रद्धांजलि देने के लिए कन्नौज पहुंच रहे हैं और उसके बाद वो उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तो तौकीर, कन्नौज दौरे पर हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव और इस दौरान वो अनिल दोहरे को भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे और उसके बाद परिजनों से मिलने का भी उनका कार्यक्रम। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, हाल ही में जो बड़े नेता थे अनिल दोहरे, जिनकी मौत हो गई थी, उसके बाद आज उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे सपा प्रमुख। लेकिन इसमें से थोड़ी बात ये भी है कि अखिलेश यादव लगातार कन्नौज दौरे पे नजर आते हैं। इसके पहले भी कई बार वो कन्नौज पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी अखिलेश यादव जिस तरह जुटे हुए हैं, उसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उनका मूवमेंट बना हुआ है, जहां पर माना यह जा रहा है कि भले ही इंडिया गठबंधन हो गया हो, लेकिन अखिलेश यादव उन सीटों पर समाजवादी प्रत्याशी को ही मैदान में उतारेंगे। इसमें एक फिरोजाबाद है, इटावा है, मैनपुरी है, कन्नौज है, आजमगढ़ है, अम्बेडकर नगर और जौनपुरी ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव ने पहले ही तय कर रखा है कि वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि फिरोजाबाद में जो एकदम सटा हुआ है कन्नौज से जिला, ऐसा वहां पर अक्षय प्रताप का नाम पहले से ही खोल दिया गया था कि शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी दी गई है
कि वो चुनाव पर उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे और वहां पर उनको चुनाव जिताएंगे। तो फिलहाल अखिलेश यादव लगातार कन्नौज जाते हैं, किसी भी नेता का कोई कार्यक्रम हो या किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम हो, शादी का कार्यक्रम हो, लेकिन अखिलेश यादव का मूवमेंट कन्नौज में नजर आता है। और इस बात की चर्चा बड़े लंबे समय से है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी तस्वीर साफ होगी, लेकिन कन्नौज से किसी भी कार्यक्रम को अखिलेश यादव मिस नहीं करते हैं और वहां पर सभी तरह से अपनी मौजूदगी वहां पर दिखाते हैं और पहुंचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल तौकीर तो समझा जा सकता है कि अनिल दोहरे के परिजनों से तो मुलाकात करेंगे ही, साथ ही साथ अगर चुनावी दृष्टि से भी देखा जाए तो उनका ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आने वाला है आगामी समय में। जी बिल्कुल, देखिए वहां के कई नेता हैं जो इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अखिलेश यादव उनके जिले से ही चुनाव लड़ेंगे और कन्नौज से पूरी तैयारियां चल रही हैं। लगातार अखिलेश यादव भी कन्नौज में नजर आते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि मैनपुरी, इटावा और फिरोजाबाद ये ऐसे जिले हैं जो सटे हुए हैं कन्नौज से, यानी कि ये पारिवारिक कुनबा जो है अखिलेश यादव का, ये इन्हीं जिलों से चुनाव लड़ता आया है। इनकी परंपरागत सीटें रही हैं यहाँ पर। मैनपुरी से इनकी पत्नी डिम्पल यादव ही सांसद भी हैं। तो ऐसी वो सीटें हैं जहां पर इनका पहले से दबदबा रहा है और जहां पर अखिलेश यादव गठबंधन में अपनी भागीदारी चाहेंगी कि ऐसी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हो। बिल्कुल तौकीर, तो क्या इस दौरान वो जनता से संपर्क साधते हुए भी नजर आने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए वो लोगों से मिलेंगे और कन्नौज के जो कई ऐसे नेता हैं जो वहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं या वो 2022 में वो मैदान में थे, वो सभी लोग आज अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और एक छोटी सी सभा का आयोजन भी किया गया है जहां पर अखिलेश यादव जनता को भी संबोधित करेंगे। ठीक है तौकीर, तो बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी कन्नौज से आपको बता रहे थे, जहां कन्नौज दौरे पर रहने वाले हैं और चुनावी लिहाज से भी देखा जाए तो उनका ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास की आज पेशी है और कासगंज से लखनऊ लाया जा रहा है अब्बास को। भारी सुरक्षा के बीच अब्बास को लखनऊ लेकर आया जा रहा है और अब्बास अंसारी की कोर्ट में आज पेशी होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, माफिया मुख्तार का बेटा है अब्बास, जिसकी आज पेशी होनी है और अब्बास को कासगंज से लखनऊ कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर आया जा रहा है। भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास की आज पेशी है, जिसके मद्देनजर कासगंज से लखनऊ लेकर आया जा रहा है अब्बास को। भारी सुरक्षा के बीच अब्बास को लेकर आया जा रहा है लखनऊ और अब्बास अंसारी की आज कोर्ट में पेशी होनी है। माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास की आज पेशी होनी है। क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है वो इस सुनवाई के बाद पता चलेगा। फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि भारी सुरक्षा के बीच अब्बास को कासगंज से लखनऊ लाया जा रहा है और लखनऊ में भी जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है अब्बास की पेशी के मद्देनजर। तो कासगंज से लखनऊ लेकर आया जा रहा है भारी सुरक्षा के बीच अब्बास को और अब्बास अंसारी की आज कोर्ट में पेशी होनी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। माफिया मुख्तार का बेटा है अब्बास, जिसकी आज कोर्ट में पेशी है और इसी के मद्देनजर भारी सुरक्षा के बीच उसे कासगंज से लखनऊ लाया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी कासगंज से सामने आ रही है, जहां पर अब्बास अंसारी की कोर्ट में आज पेशी होनी है और भारी सुरक्षा के बीच उसे लखनऊ लाया जा रहा है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी तौकीर का। तो तौकीर, भारी सुरक्षा के बीच अब्बास को कासगंज से लखनऊ लाया जा रहा है, आज उसकी पेशी भी होनी है। देखिए ये पूरा मामला चित्रकूट जेल के दौरान ये सामने आया था, जब चित्रकूट जेल में अब्बास बंद थे। ये मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और इस समय विधायक है मौजूदा मऊ जिले से। फिलहाल अब्बास वहां पर जब चित्रकूट जेल में बंद था तो वहां पर उनकी पत्नी इनसे मिलने पहुंची थी और बताया जा रहा है कि वो गैर कानूनी तरीके से एक मुलाकात थी, जहां पर चित्रकूट पुलिस ने और डीएम ने वहां पर एक साथ छापामारी की थी और वहां पर एक कमरे में इन दोनों को पाया था। बताया ये भी जा रहा है कि अब्बास के जो पत्नी है उनके पास कोई मोबाइल फोन थे जो जेल में अलाउ नहीं होते आमतौर पर, और वहां पर उनके पास से मोबाइल फोन मिले थे, जिससे ये भी बताया जा रहा है कि अब्बास ने उन फोन का इस्तेमाल करते हुए जो गवाह है उनको प्रभावित किया था, उनको फोन किया था। और कोई ऐसे लोग थे जो बड़े कारोबारी है, उनसे रंगदारी के लिए भी उन फोनों का इस्तेमाल किया गया था। इसी मामले को लेकर चित्रकूट पुलिस ने एक मुकदमा लिखा था और उसी मामले को लेकर आज ये पेशी है अब्बास की, जो लखनऊ लाया जाएगा। माना ये भी जा रहा है कि अब्बास को जो दोहरे शस्त्र लाइसेंस का एक मामला था जो दिल्ली
में कई ऐसे शस्त्र थे जो दोहरे लाइसेंस रखे गए थे, उसमें उसको बेल मिल चुकी है। तो ये ऐसा मामला एक और है जिसकी सुनवाई होगी। अगर इसमें अब्बास को राहत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ सकता है। तो फिलहाल आज की पेशी काफी इम्पोर्टेंट इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि अब्बास लगातार चर्चाओं में रहे चुनाव के दौरान, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की थी और ये भी कहा था कि अधिकारियों को वो जाने नहीं देंगे सीटों से और सरकार बनने के बाद अधिकारियों की खबर देंगे। तो फिलहाल उस मामले में भी एक FIR दर्ज की गई थी अधिकारियों को धमकाने के मामले में भी। और लेकिन जिस तरह से चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी उभर कर आए थे और उन्होंने कई ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर वो चर्चा में रहे थे। फिलहाल ये मुकदमा जो उनका दर्ज हुआ था, जो रिपोर्ट पर दर्ज हुआ था, इसको लेकर उनकी भी जेल शिफ्ट की गई थी। उसके बाद ये पहली पेशी है जब उनको लखनऊ लाया जा रहा है। ठीक है तौकीर, तो लगभग कितने बजे तक अब्बास लखनऊ पहुंच जाएगा? जा रहा है कि वहां से उनको आने में जो समय लगेगा वो 12:30 से 1 बजे के बीच वो लखनऊ पहुंच जाएंगे, जिसके बाद कोर्ट में पेश किए जाएंगे क्योंकि कोर्ट में 1 बजे की सुनवाई लगी हुई है इस मुकदमे की। तो माना ये जा रहा है कि 12 से 1 के बीच में वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ठीक है तौकीर, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कासगंज से भारी सुरक्षा के बीच अब्बास को लखनऊ लाया जा रहा है और आज कोर्ट में पेशी होगी अब्बास अंसारी की। उधर लखनऊ पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मां चंद्रिका देवी के दर्शन किए और साथ ही बीकेटी स्थित दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान में खंड विकास अधिकारियों के 15 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण के समापन में भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाओं के पैसे सीधे गांव के गरीब लोगों के खाते में डाल दिए जाते हैं और पहले तक कांग्रेस सरकार पैसे भेजने में भी भ्रष्टाचार करती थी, लेकिन मोदी सरकार में हर वर्ग बराबर है और हर किसी को अपना बराबर हक भी मिल रहा है। अगली खबर मिर्जापुर से, जहां विंध्याचल धाम में शारदीय नवरात्रि मेले के तीसरे दिन विंध्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। मां के धाम में बड़ी संख्या में लोग दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां उन्होंने सांस्कृतिक पंडाल में माता के जयकारे भी लगाए। मां विंध्यवासिनी को सबसे पहले शारदीय नवरात्र के अवसर पर मैं प्रणाम करता हूं, उनके चरणों पे अपना सर झुकाते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं जो हैं उनके आशीर्वाद से मिर्जापुर में और फलीभूत हों और बेहतर ढंग से हम लोग लागू करके जनमानस को लाभ दे सके, यही मेरी प्रार्थना है। बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा बातें की जा रही हैं बहुत ज़्यादा, क्या कहना? देखिए, मेरा तो इस मामले में बड़ा स्पष्ट मत है। किसी भी प्रकार की भावना, विशेष रूप से धार्मिक भावना भड़का करके राजनीतिक अगर कोई लाभ लेना चाहता है तो हमारी पार्टी कभी भी, और विशेष रूप से मैं और हमारी नेता दोनों इस पक्ष में कभी भी नहीं रहे। उधर अयोध्या में भव्य रामलीला का आयोजन चल रहा है, जहां उड़ीसा के गवर्नर गणेश लाल पहुंचे और रामलीला को संबोधित करते हुए गवर्नर गणेश लाल ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बड़ी बात कही और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बोला कि पीएम मोदी पूरे विश्व को एक साथ जुट करने में लगे हुए हैं, जो कि केवल राम मंदिर के निर्माण से ही संभव है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपके सुनाते हैं। G20 को G21 बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है दुनिया में तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। हम ऐसे ही नहीं कहते वसुधैव कुटुंबकम, हम ऐसे ही नहीं कहते ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। हम इसको वास्तव में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, मरते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, स्वप्न लेते हैं, सोते हैं। हमारा ये विचार हमारे कण कण में, रक्त के एक एक कण में, आयु के क्षण क्षण में, पल पल में समाया हुआ है। और ये हम सबका सौभाग्य है मित्रों, माताओं बहनों, हम सबका सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद का कवच लेकर ये देश का माननीय प्रधानमंत्री, जिसको नरेंद्र भाई कहते हैं, ऐसा लगता है कि फिर से कोई विवेकानंद ने जन्म लिया है,
फिर से कोई शिवा भारत में उपस्थित हुआ है, फिर से कोई राम पैदा हुआ है, राम का भक्त पैदा हुआ है, राम का प्रिय पैदा हुआ है, राम का दीवाना परवाना मस्ताना पैदा हुआ है, जो पूरे विश्व को एक करने के लिए चला है। अयोध्या की रामलीला में फिल्मी सितारों का भी तांता लगा हुआ है और रामलीला में अभिनय प्रस्तुत करने के लिए भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी भी पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या की रामलीला में परशुराम का अभिनय किया। और रामलीला को बढ़ावा देते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि हर सनातनी और युवा को आज भगवान राम सीता के त्याग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ही रामलीला का आयोजन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर भी खुलकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिन्हें देश के सांस्कृतिक रूप से एक होने से समस्या है, वो बदहवासी में इस तरीके का बयान दे रहे हैं जो राम मंदिर निर्माण होते हुए देखना ही नहीं चाहते थे। प्रदेश में डेंगू के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार के पुख्ता इंतजाम के बाद भी डेंगू के मामलों में किसी तरह की गिरावट देखने को नहीं मिल रही। मोहनलालगंज के सिसैंडी गांव में एक डेंगू के चलते एक और मरीज ने अपनी जान गंवा दी और बताया जा रहा है कि मृतक कई दिनों से बीमार चल रहा था और प्लेटलेट्स कम होने के चलते उसकी मृत्यु हो गई। गांव के लोग डेंगू और व्यवस्था से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और उनका कहना है कि सरकार डेंगू की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते गांव में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। कानपुर में न्यायालय ने थाना निरीक्षक के विरुद्ध जारी किया नोटिस। थाना प्रभारी पर लगाया आरोप, किसान की हड़पी करोड़ों की जमीन। आगरा में शिक्षा मित्र संघ भरेगा हुंकार, समान कार्य के लिए समान वेतन को लेकर करेगा प्रदर्शन। लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं शिक्षा मित्र। चंदौली में पशु तस्करों पर कार्रवाई जारी, पुलिस और गौ तस्कर की हुई मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। एटा में तेज रफ्तार रोडवेज बस डिवाइडर पर चढ़ी, बड़ा हादसा होने से चला बस सवार 36 यात्रियों को आई हैं मामूली चोटें। लखनऊ के सिसैंडी गांव में डेंगू का प्रकोप जारी, मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन हो रही है बढ़ोतरी। अब तक एक की हो चुकी है मौत। नोएडा में मोहिंदर सिंह पंडेर की आज हो सकती है रिहाई, हाई कोर्ट ने किया है दोषमुक्त। इटावा में दबंगों का कहर, परिवार पर किया धारदार हथियार से हमला, एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। फर्रुखाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद, किसान से की 95,000 रुपए की लूट, अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में दी गई है तहरीर, पुलिस ने कार्रवाई की है शुरू। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 युवकों को किया गया है गिरफ्तार, दवा व्यापारी से लूट का लगा था आरोप। सहारनपुर के गांव में तेंदुए
का आतंक कई लोगों को बना चुका है अपना शिकार। सूचना मिलने पर नहीं जगी वन विभाग की टीम। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है, देखते रहिए जनता टीवी।